पिछले कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नाटो देशों के अंदर ये सहमति नहीं बन पा रही है कि यूक्रेन की मदद के लिए फाइटर जेट्स भेजने हैं या फिर नहीं। फाइटर जेट्स के बाद अब एक और मुद्दा सामने आ गया है जिसको लेकर नाटो के सभी देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, और वो है रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज करने का मुद्दा। यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 4 महीनों में डबल हो गए हैं। पिछले कल ये आंकड़ा पीक समय में $139 पर बैरल तक भी चले गया था, और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे आने वाले कुछ महीनों तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस 185 से लेकर $200 पर बैरल तक भी जा सकते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण न सिर्फ डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, जेट फ्यूल, केरोसिन, फर्टिलाइजर्स और केमिकल जैसे कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ेगी, बल्कि बाकी भी सारी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। किसी भी सामान को फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाने की कॉस्ट बढ़ने के कारण मार्केट में अचानक से महंगाई आ जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो जाता है और जिस स्पीड से अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है उसमें ब्रेक लग जाता है। कई देशों की करेंसी तक डीवैल्यूएट हो सकती है। ऐसे में कई सारे नाटो सदस्य देश नहीं चाहते हैं कि रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर बैन लगाया जाए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों ही यूरोप के नाटो मेंबर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि स्विफ्ट बैन और बाकी सैंक्शंस की तरह क्रूड ऑयल बैन पर भी सभी देशों को रशिया के खिलाफ एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। अमेरिका ने तो वेनेजुएला के साथ टाइज नॉर्मल करने के लिए वहां पर अपने कुछ अधिकारी भी भेज दिए हैं जो इस समय वेनेजुएला के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील्स की टॉक्स तेज कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि इन दोनों देशों के क्रूड ऑयल के ऊपर जो बैन लगाया गया है वो फिलहाल के लिए हटा दिया जाए और रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर बैन थोपा जाए। मगर अब यूरोपियन यूनियन के पावर हाउस जर्मनी ने बगावत कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी ने साफ तौर के ऊपर घोषणा कर दी है कि जर्मनी किसी भी हाल में रशिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल परचेज करना बंद नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट आई है खुद जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स की तरफ से। ओलाफ शोल्स ने पिछले कल अपनी स्टेटमेंट में बोला कि पावर, हीटिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जर्मनी और यूरोप रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। हम शॉर्ट टर्म में रशिया के साथ ये सारे ट्रेड लिंक्स नहीं तोड़ सकते हैं। यूरोप को जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग और इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो इस वक्त अचानक कहीं और से नहीं लाई जा सकती है। इसलिए जर्मनी रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स जारी रखेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जर्मनी रशिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, इसलिए जो पिछले कल रशिया ने अनफ्रेंडली यानी अपने दुश्मन देशों की लिस्ट जारी की थी उसमें कई यूरोपियन और वेस्टर्न देशों के साथ जर्मनी का नाम नहीं था। इसके पीछे का कारण है कि जर्मनी रशियन गैस, ऑयल और कोल का सबसे बड़ा बायर है। रशिया जितनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है उसका 50% अकेले जर्मनी परचेज करता है। इसके अलावा कोल की बात करें तो रशिया जितना कोल एक्सपोर्ट करता है उसका 30 से 35% अकेले जर्मनी परचेज करता है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो रशिया टोटल जितना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 25% अकेले जर्मनी परचेज करता है। ऐसे में जर्मनी का नाटो देशों से बगावत करना रशिया के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जर्मनी पूरे यूरोपियन यूनियन को चलाता है, एक तरह से यूरोपियन यूनियन का लीडर है। ऐसे में अगर जर्मनी रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स जारी रखेगा तो उसके नक्शे कदमों पर और कई सारे यूरोपियन देश चलेंगे और रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स जारी रखेंगे। इसलिए फाइटर जेट्स के बाद एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर भी नाटो देश डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। भारत का इसमें बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर जर्मनी रशिया से क्रूड ऑयल, गैस और कोल परचेज करना बंद नहीं करेगा तो फिर भारत के लिए भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना और भी आसान हो जाएगा। रशिया ने तो भारत को मार्केट प्राइस के ऊपर 25 से 27% का डिस्काउंट भी दिया है, जिससे भारत कई बिलियन डॉलर्स बचा सकता है। अगर जर्मनी को रशिया को पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, फिर भारत ने तो रशिया के बैंक्स के ऊपर कोई प्रतिबंध भी नहीं थोपे हैं। हमें कैसी दिक्कत? अगर जर्मनी अपने इंटरेस्ट को अमेरिका और नाटो से ऊपर रख सकता है, फिर भारत तो किसी भी वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है। हाँ, अगर मार्केट में वेनेजुएला और ईरान का क्रूड ऑयल आ जाए तो सिनेरियो चेंज हो सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि हमें सबसे सस्ता क्रूड ऑयल कहां से मिलेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया की 27% डिस्काउंट वाली क्रूड ऑयल की डील भारत को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? क्या रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।